बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज एक नए विषय पर आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। देश में जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे आज आए हैं, देश में कई संस्थाएं हैं जो एग्जिट पोल करती हैं। उनमें से 7-8 एग्जिट पोल के नतीजे आप सबने भी टीवी पर देखे होंगे और लगभग सभी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। इस चुनाव में बहुत सी मुद्दों की बात हुई और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनमानस के बीच में ज़्यादा चर्चित नहीं हुई या उनकी बात बिल्कुल नहीं हुई। और मेरा मानना है कि ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद की। मैं क्रम से एक एक मुद्दे के भी आपसे बात करूंगा। पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं बना। और आखिर क्यों नहीं बना? क्योंकि मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली है देश में, उसमें एक भी भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं हुआ। जैसा आपको पता है कि मोदी जी गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इतना लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का होने के बाद भी देश में भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण सामने ना आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कारण भी जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, वो है आधी आबादी। आधी आबादी से मतलब है मेरा महिला वोटर। देश में लगभग आधे थोड़ा बहुत महिला वोटर की संख्या कम होगी, परंतु उस महिला वोटर के बारे में अच्छे से आकलन नहीं किया गया। जो हमारा विपक्ष का गठबंधन है, उसने कभी इस बात पे फोकस ही नहीं किया कि जो आधी आबादी महिलाओं की है, वो मोदी जी की इस कदर प्रशंसक है। आप लोगों ने टीवी सभी लोग देखते हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी देखते होंगे। जितने भी पत्रकार, एंकर, जिनने भी किसी भी महिला के सामने माइक लगाया हो, 99% महिलाओं ने मोदी जी का समर्थन किया, योगी जी का समर्थन किया। क्योंकि महिला वोटर, जिसे अपने परिवार की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, महिला वोटर जिसे शांति की सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है कि समाज में वातावरण अच्छा हो, वो मोदी जी की सरकार में उन महिला जो वोटर थी, जिन्हें हम आधी आबादी कहते हैं, वो मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, या जो दंगा मुक्त सरकार है। आप देखिए 10 साल में एक भी दंगा ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। क्योंकि शांति सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हिंदू वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि दंगों की जो आग है वो झेलनी तो दोनों वर्गों को पड़ती है, पर हिंदू एक शांतिप्रिय कौम है, इसलिए उसको वो सबसे ज़्यादा इस बात से प्रभावित हुई कि मोदी जी के कार्यकाल में शांति से पूरे 10 साल निकल गए। अब मैं जो तीसरा मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ, जिसकी की चर्चा बहुत कम हुई है, विपक्ष का जो प्रचार था वो पूरी तरह नकारात्मक था। क्योंकि मोदी जी की सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। आखिर वो भ्रष्टाचार हुआ नहीं, देश तरक्की कर रहा है, चारों ओर खुशहाली है, गरीबी दूर हो रही है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद विपक्ष ने पूरा जो अपना कैंपेन चलाया, वो पूरा नकारात्मक कैंपेन चलाया। विपक्ष का ये कहना था कि अगर मोदी जी इस बार फिर से चुनाव जीत गए तो अब देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। ये 2014 में भी उन्होंने कहा था, मगर 2019 में तो उन्होंने इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि यदि मोदी जी दूसरी बार आ जाएंगे तो इस देश में चुनाव ही बंद हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस चुनाव प्रणाली से मोदी जी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री हुए, उसी संविधान से, उसी प्रणाली से 2 बार देश के मुख्यमंत्री चुने गए, वो उस प्रणाली को क्यों बदलेंगे जब वोटर उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। और मोदी जी का तो रिकॉर्ड है कि आज तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। तो एक ये पूरा भ्रम पूरे देश में फैलाया कि मोदी जी आएंगे तो चुनाव बंद हो जाएंगे। ये नैरेटिव चला नहीं।
दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। ऐसी कोई बात मोदी जी ने अपने चुनाव सभाओं में भी कही, मगर जनता ने ये मुद्दा जनता को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। और तीसरा उन्होंने कहा कि संविधान इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि ये संविधान को ख़त्म करके लोगों का आरक्षण छीन लेंगे। इस मामले में ज़रूर लोगों को भ्रमित किया गया, मगर मोदी जी ने जो इसका जवाब दिया उसके बाद विपक्षी गठबंधन के पास कोई जवाब नहीं था। मोदी जी ने जब कर्नाटका का और तेलंगाना का, बंगाल का जब ये उदाहरण सामने आया कि इन्होंने, इन विपक्षी गठबंधन की सरकारों ने रातों रात पिछड़े वर्ग में समस्त मुसलमानों को शामिल करके और जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनने का जो प्रयास किया या जो षड्यंत्र किया, वो मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने रख दिया। तो ये जो निगेटिव प्रचार उन्होंने किया वो लोगों को ज़्यादा रास नहीं आया। तीसरा जो मुद्दा है, जैसे हम आप सब लोग इस चुनाव में बिल्कुल भूल गए, वो है कोविड-19। कोरोना की महामारी जब पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उस दरमियान मोदी जी ने इस देश को कितने अच्छे से संभाला। 220 करोड़ लोगों को, क्षमा करें, 220 करोड़ टीके इस देश की जनता को लगाए गए। लगभग सभी को डबल डोज लगा, कुछ लोगों को ट्रिपल डोज भी लगा। ये आपने कल्पना की थी? और वो डोज भी भारत में बनी हुई डोज। आप सब देखिए कि हम पहले ऐसी टीकों के लिए विदेशों पर ही निर्भर रहते थे, परंतु हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, जिन पर मोदी जी ने भरोसा किया, कोविड का टीका बनाया और 220 करोड़ डोज, वो भी बिल्कुल निःशुल्क और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सारे देश की जनता ने वो टीके लगवाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी इस विश्लेषण से इसे दूर किया है, जबकि मेरी नज़र में ये कोविड में जिस तरह से प्रधानमंत्री और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। तीसरा जो मुद्दा मुझे बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई, वो है स्वच्छता अभियान। मोदी जी ने जो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया, उससे हम पूरे भारत की जनता अपने आप में बहुत प्रभावित हुई। जब वो घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि हमारी सड़कें भी साफ़ हैं, हम जब रेलवे स्टेशनों पर जाते तो हमारी रेलवे भी साफ़ हैं, हमारे प्लेटफॉर्म भी साफ़ हैं। आप सोचिए पुराने ज़माने में, कांग्रेस सरकार के ज़माने में, जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे तो इतनी बदबू आती थी कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। ये जो स्वच्छता को एक राष्ट्रीय अभियान जो मोदी जी ने बनाया, पहले तो लोगों ने उसको बड़ी गंभीरता से नहीं लिया, और आज अब आप जब देखते हैं ट्रेनें साफ़ सुथरी हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरे हैं, और इस तरह से गंदगी रेलवे स्टेशनों पे हुआ करती थी चारों ओर। जब हम आप भी सफ़र करते हैं और अगर कुछ चीज़ हम अगर बिस्किट भी खाते हैं तो उसका अगर हमें रैपर भी फेंकना है तो हम डस्टबिन को देखते हैं। ये एक जो स्वच्छता के प्रति आम जनता में जो भावना जागृत हुई है, इस अभियान के कारण जहाँ भी लोग सफाई देखते हैं उन्हें सिर्फ मोदी याद आते हैं। इसलिए स्वच्छता अभियान को हमारे विश्लेषक या नज़रअंदाज करके गए हैं, जबकि इस अभियान के कारण ही मोदी जी को बहुत अधिक सफलता मिली है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, मैं एक और बिंदु आपके सामने रखूँगा, वो है यूपीआई सिस्टम। आज देश में जो यूपीआई का सिस्टम है वो पूरे भारत में सबसे अच्छा यूपीआई का सिस्टम है। आप किसी को 10 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज सब्जी वाला, मोची, रेहड़ी पटरी वाला, आप जहाँ भी जाएँ, पंचर बनाने वाला, अगर आपको 10 रुपये भी ट्रांसफ़र करना है तो आप 10 रुपये भी मोबाइल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके जो आंकड़े आए हैं, पूरी दुनिया में यूपीआई सिस्टम से जो पैसों का लेन देन होता है उसमें अकेले भारत का हिस्सा 40% है। आप कल्पना कीजिए कि ये यूपीआई सिस्टम में हम कितने आगे हैं। पूरे विश्व में 40% तो अकेले भारत में लेन देन होता है, बाकी 60% में पूरी दुनिया है। और वो देश जिन्हें हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे मानते हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इन सबसे हम यूपीआई सिस्टम में बहुत आगे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो लोग अपने
जीवन में देख रहे हैं उसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार को जाता है। अब मैं एक और बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ, वो है जन औषधि केंद्र। आप सब लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने सस्ती दवाएं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 9,996 जन औषधि केंद्र खोले। उन जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों में लाखों लोग दवाइयाँ खरीद रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो दवाई खुले मार्केट में 100 रुपये की आती है, वो जन औषधि केंद्र में जाके 10 रुपये या 15 रुपये में मिल जाती है। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है, ये जो गरीब वर्ग है, जिसने जन औषधि से अपनी दवाई लेके अपने स्वास्थ्य को ठीक किया है, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो मोदी जी का गुणगान गाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। अब मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखूँगा, वो है विदेश नीति। विदेश नीति की चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, पर हम आप देख रहे हैं कि भारत का मान और सम्मान सारी दुनिया में किस तरह बढ़ा है। हमें जब हमने G20 का सम्मेलन भारत में कराया तो आप सब ने देखा होगा कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े देशों के नेता इस भारत में आए, और उस सम्मेलन के सफल आयोजन में जो मोदी जी का कद सारी दुनिया में बढ़ा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आप सबको पता होगा कि कतर में हमारे सैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और बहुत सारे अल्पसंख्यक नेता इस बात का उल्लेख पार्लियामेंट में भी कर रहे थे कि मोदी जी आप बहुत बड़े विश्वव्यापी नेता बनते हैं, कतर में हमारे जो जवान जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई है उन्हें आप छुड़ा के लाइए। और मोदी जी उन सारे जवानों को कतर से छुड़ा के लाए। ये अपने आप में छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आज हमारे जो दुश्मन देश हैं उनकी क्या हालत हो गई है, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। पाकिस्तान के साथ जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हमेशा खड़ी रहती थी, आज वो भारत के साथ खड़ी हैं। ये मोदी जी की विदेश नीति का बहुत बड़ा परिणाम है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मोदी जी के कार्यकाल में। पूरे देश में देखा है, ना कोई दंगा हुआ है, ना कहीं बम धमाके हुए हैं, ना कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। केवल कश्मीर में छुटपुट आतंकवादी अभी भी बचे हुए हैं, और देश की जनता को मोदी जी की इन्हीं योजनाओं के कारण उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी जी के जो उन्होंने एक्शन लिए हैं, जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हुआ है। और पहली बार हमने आप सब ने देखा है कि कश्मीर में जहां 8% वोटिंग होती थी, 4% वोटिंग होती थी, इस बार 38% और 50% वोटिंग हुई है। जिस तरह से वहाँ के वोटर निकल के आए हैं, ये अपने आप में एक सिद्ध करता है कि इन मुद्दों के कारण मोदी जी को देश में बड़ा व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। कश्मीर में मिले ना मिले, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ भी नहीं रही है, मगर जब भारत की जनता ये देखती है कि कश्मीर में 50% वोटिंग हो रही है तो उन्हें आश्चर्य होता है। तो भारत की जनता इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित होती है। और मेरा एक और जो हमने रक्षा के क्षेत्र में हम जो आत्मनिर्भर हुए हैं, हम हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, हम अपना विमान वाहक युद्धपोत हमने स्वदेशी खुद बनाया है। ऐसे हम लगभग 40 देशों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं आज की तारीख में। ये जो बातें हैं ये चुनाव के दरमियान ज़्यादा जनता के बीच में नहीं आई हैं, मगर मेरा मानना है कि इन सब बातों के कारण अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में ज़ोरदार तरीके से वापसी कर रहे हैं तो ये वही मुद्दे हैं जिससे भारत का हर जनमानस प्रभावित हुआ है। और अंत में मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करूंगा, वो है राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में अक्सर विपक्षी या जो हमारे टीवी में एनालिस्ट बैठे हैं वो सब लोग हमेशा अक्सर ये चर्चा करें कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था। मेरा भी ये मानना है कि राम मंदिर अब मुद्दा है कहाँ। राम मंदिर तो बन के तैयार हो चुका है, भगवान राम की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसलिए राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रहा। अब राम मंदिर लोगों के दिलों में है। और आप सब लोगों ने वो दृश्य देखा होगा जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को अयोध्या में हुआ, तो वहाँ जो हज़ारों सैकड़ों लोग जो वहाँ आमंत्रित थे, लगभग सभी लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? उनकी आंखों में आंसू थे। वो ऐसा भव्य दृश्य देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी।
और हम आप सोच रहे हैं कि केवल वहाँ के टीवी में जो लोग हमने देख रहे थे बोर हो रहे हैं। इस भारत की प्रत्येक जनता जो ये चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, उन सबकी आंखें उस दिन गीली थीं। ये अपने आप में राम मंदिर मुद्दा था या नहीं था, मगर राम मंदिर लोगों के दिलों में था। इस कारण आज मोदी जी और उनकी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वही नतीजों में तब्दील होंगे। आज का ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आगे और अच्छे विषयों पर आपके सामने आना पड़े। और मैं अंत में यही कहूँगा कि आप सब लोग मुझे प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।